नमस्कार, खबर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी निकले हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सीएम योगी, सीएम धामी, सीएम शिवराज, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के सीएम बैठक में शामिल हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में है। प्रधानमंत्री भी बैठक में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बैठक से रवाना हो गए हैं। मनोहर लाल खट्टर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं और बारी बारी से तमाम लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराया गया, उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक जेपी नड्डा की बाईं तरफ पहले नंबर पर आप देख सकते हैं और इसी के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी शासित प्रदेशों के यहां मौजूद रहे। तो सीएम योगी, सीएम धामी भी बैठक में शामिल हैं। सीधा रुख करेंगे दिल्ली का संवाददाता निशांत राय लाइव कनेक्ट है हमारे साथ। निशांत, किस एजेंडे को लेकर ये बैठक? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और ये ही एजेंडा है इस पूरी बैठक का। दरअसल किस तरीके से भविष्य में इन तमाम प्रदेशों का रोड मैप होगा, इसको लेकर यहाँ पर चिंतन किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 2025-2030 को लेकर क्या रोड मैप रहने वाला है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की एक बढ़ती आबादी है और उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और आम नागरिक तक केंद्र और राज्य सरकार की सभी विकास योजनाएं सुचारू ढंग से पहुंच पाए, इसके लिए चिंतन किया जा रहा है। जिसमें मुख्यमंत्री अपनी तरफ से तैयार रोड मैप जो बीजेपी के आला कमान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के सामने रख रहे हैं और केंद्र सरकार की ओर से अगर कोई कठिनाई है तो उन चीजों को भी सीधे तौर पर रखा जा रहा है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी प्रधानमंत्री का सुझाव भी है और तमाम मुख्यमंत्रियों को दिया गया है। कुल मिलाकर विकास को लेकर ये बैठक है। बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है जहां पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। फिलहाल की अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग आधे घंटे पहले बैठक से निकल चुके हैं, लेकिन बीजेपी के संगठन महामंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। निशांत, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिहाज से इस बैठक को किस तरह से देखा जा सकता है और 2024 के लिहाज से इसे कैसे देखा जाए? खास करके यूपी में कुछ मंत्रालयों में कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी जो कमी सामने आई थी, क्या इस मुद्दे पर भी वहां चर्चा होने की संभावना है? देखिए, इस मुद्दे पर वहां चर्चा होने की बहुत ही कम संभावना है, जिसका एक बड़ा कारण है क्योंकि यहां पर विजन को लेकर बात चल रही है और विजन आज का नहीं, आज से 10 साल बाद को लेकर बात चल रही है। किस तरीके से सरकारों को काम करना है और केवल एक राज्य की चूंकि ये बैठक नहीं है तो ऐसे मुद्दों पर चर्चा वहां ना के बराबर होने की संभावना है। लेकिन उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दोनों ही राज्य काफी अहमियत रखते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश जहां पर 80 लोकसभा है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो भी एजेंडा रहेगा वो केंद्र सरकार को मजबूत करेगा। तो जाहिर सी बात है, हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में कुर्सी है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर प्राथमिकता किसी राज्य को दी जा रही है वहां पर उत्तर प्रदेश को दी जा रही है और प्रधानमंत्री का भी अपने एजेंडे में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ है और लगातार विकास योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन है। अब से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री आए थे, जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को दिया है, भविष्य में और भी कई सारी योजनाएं हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर कि भविष्य का उत्तर प्रदेश कैसा हो। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो योजनाएं कैसे आगे बढ़ाई जाए, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है और बड़ी खबर है, समाजवादी लेटर बम के बाद बड़ा फैसला लिया है ओपी राजभर। कोई बड़ा फैसला लेना है लेकिन फिलहाल साफ नहीं है कि एसबीएसपी किस पार्टी के साथ जाएगी। हालांकि जमकर बयानबाजी कर राजभर फिलहाल तोल मोल में लगातार लगे नजर आ रहे हैं। देखिए,
सुहेलदेव पार्टी के मुखिया ओपी राजभर मन बना चुके हैं। सारे पत्ते दुरुस्त कर चुके हैं, बस औपचारिकता भर बाकी है, क्योंकि गठबंधन पर शनिवार भारी पड़ गया। इस चिट्ठी के जरिए वो तार तार हो गया। तलाक मिल चुका है, सब आगे का हमने कबूल कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी से हम बात करेंगे कि आगे हम सब लोग मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। क्या बहन जी से भी कोई बात? अभी कोई बात नहीं है। गठबंधन को लेकर तलाक तो राजभर जी आपका उसी दिन हो गया जिस दिन एमएलसी चुनाव में आपकी नहीं सुनी गई, और रही सही कसर एसी वाले बयान ने पूरा कर दिया, और बाकी धुंधली तस्वीर को इस समाजवादी पार्टी के फरमान ने साफ कर दिया। लेकिन खुद ओपी राजभर से सुन लीजिए क्यों गठबंधन से उनका मोह भंग हो गया। सलाह देना, सही सलाह देना, यही गठबंधन टूटने का कारण है कि जो विधानसभा के चुनाव में भी आप अगर जफराबाद की बात हम करें तो मैं बार बार कह रहा था कि माननीय जगदीश राय को टिकट दे दिया जाए, वो जीत जाएंगे, लड़ाई अच्छी होगी। तो कौन सलाह दे दिया कि नहीं वो नहीं जीत सकते। खैर हम चूंकि गठबंधन में थे उसमें लड़ झगड़ के ले लिए। आप जहां खड़े हैं जौनपुर सदर में, हम बार बार कहते रहे कि मौर्या को टिकट दे दीजिए, मौर्या जीत जाएगा, तो मौर्या को भी टिकट नहीं दिया, चुनाव हम हार गए। हालांकि राजभर किस पार्टी को समर्थन देने वाले हैं ये सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन उनको कहां जाना चाहिए ये अनुप्रिया पटेल ने उन्हें जरूर नसीहत दी। आएंगे तो बेहतर होगा, और इस अच्छे कार्य में, इस पुनीत कार्य में, देश को आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा में, लोकतंत्र को मजबूत करने की यात्रा में जितने भी साथियों का हमें साथ मिले ये बेहतर। एसपी से रुखसती की उम्मीद राजभर को थी, लेकिन ऐसी फजीहत होगी ये उन्होंने नहीं सोचा था। बहरहाल फैसला अब राजभर को लेना है। टीम न्यूज स्टेट। और अपने कार्यकाल का आखिरी संबोधन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसमें क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। हमारे गणतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद के बारे में कोई भी जानकारी होना कल्पना से परे था, लेकिन यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि इसमें हर नागरिक के लिए ऐसे रास्ते खुले हैं जिन पर चलकर वह देश की नियति को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कानपुर देहात जिले के परौख गांव के अति साधारण परिवार में पला बढ़ा वह रामनाथ कोविंद आज आप सभी देशवासियों को संबोधित कर रहा है। इसके लिए मैं अपने देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति को सत सत नमन करता हूं। चूंकि मैंने अपने गांव का उल्लेख किया है तो मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अपने पैतृक गांव का दौरा करना और अपने कानपुर के विद्यालय में वयोवृद्ध शिक्षकों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में हमेशा शामिल रहेंगे। इसी साल प्रधानमंत्री जी भी मेरे गांव परौख आए और उन्होंने मेरे गांव की धरती का मान बढ़ाया। अपनी जड़ों से जुड़े रहना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। मैं युवा पीढ़ी से यह अनुरोध करूंगा कि अपने गांव या नगर और अपने विद्यालयों तथा शिक्षकों से जुड़े रहने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। प्यारे देशवासियों, आजकल सभी देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगले महीने हम सब भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस अमृत काल में प्रवेश करेंगे जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है। आधुनिक काल में हमारे देश की इस गौरव यात्रा का आरंभ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं के जागरण और स्वाधीनता संग्राम के साथ हुआ। 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में पराधीनता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। देशवासियों में नई आशा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांश नायकों के नाम भुला दिए गए थे।
अब उनकी वीर गाथाओं को आदर सहित याद किया जा रहा है। 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में नवीन जन चेतनाओं का संचार हो रहा था और स्वाधीनता संग्राम की अनेक धाराएं प्रवाहित हो रही थी। वर्ष 1915 में जब गांधी जी स्वदेश लौटे, उस समय देश में राष्ट्रीयता की भावना और भी प्रबल हो रही थी। तो राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान जो चीजें हुई उनका जिक्र किया। अपने गांव परौख कानपुर के पहुंचे, उसका जिक्र भी यहां पर किया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर बहराइच से, भूमाफिया देवेंद्र उर्फ गब्बर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शिकंजा कसा गया है। प्रशासन ने 110 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। देवेंद्र पर कई सारे मामले दर्ज हैं, 50 से ज्यादा केसेस हैं और फिलहाल जेल में बंद है देवेंद्र उर्फ गब्बर सिंह। तो बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। देवेंद्र उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बहराइच में भूमाफिया गब्बर सिंह पर शिकंजा कसा गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 110 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 50 से ज्यादा केसेस गब्बर सिंह पर दर्ज हैं। $110 करोड़ की संपत्ति जब्त। अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बहराइच में भूमाफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। जब्तीकरण की कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बंधन होटल और एक मार्केट जब्त की है। गब्बर सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास है। गब्बर सिंह पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और मौजूदा समय में वो जेल में बंद है। देवेंद्र सिंह और गब्बर सिंह, इनका पुराना आपराधिक इतिहास है और विगत वर्षों में भी इनके द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए इनकी आपराधिक गतिविधियों से या डरा धमकाकर या अन्य तरीके से जो अनैतिक तरीके हैं उससे जो संपत्ति अर्जित की गई है, उसके संबंध में पुलिस साक्ष्य प्राप्त हुई है, रिपोर्ट किया गया है। अफजाल अंसारी की संपत्ति कुर्क। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अफजाल अंसारी की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 4 जमीनों को पुलिस ने कुर्क किया। जमीनें अवैध तरीके से खरीदी गई थी। अफजाल अंसारी के 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो आज जब्त की जा रही है। 4 प्रॉपर्टीज कुल मिला के इसमें सम्मिलित है। इनके गिरोह में रिलेटेड जो भी व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण भी कराया जाएगा। पोखरे की जमीन कब्जा मुक्त। मऊ में जिला प्रशासन ने पोखरे की जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटाया। प्रशासन ने करीब 4.5 बीघे जमीन कब्जा मुक्त कराई। मौके पर एसडीएम लेखपाल कानूनगो समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हम यहाँ पे मौके पे आए, 2 दिन से भी आए और अच्छे से हमने अभिलेखों की पड़ताल की। उसके पश्चात हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक पोखरी है, 240 गाटा संख्या है जिसको पूरी तरीके से पाट दिया गया है। तो उसी के संबंध में आज कार्यवाही हो रही है। उस पोखरी को वापस उसके ओरिजिनल शेप में हम वापस ला रहे हैं। योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अपराधी या तो अपराध से तौबा कर रहे हैं या प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। टीम न्यूज स्टिक। ललितपुर में 20 साल से सजा काट रहे बेकसूर युवक ने जेल से निकलने के बाद शादी करने के बारे में सोचा। युवक को यहां भी धोखा मिला। जिसके साथ 7 जन्मों की जिंदगी जीने की चाहत थी, वो दूसरे दिन ही धोखा देकर गहने लेकर फरार हो गई। जिसके साथ 7 जन्मों को जीने की चाहत थी, वो दूसरे दिन फरार हो गई। तो ये तस्वीरें हैं महरौनी की, ललितपुर का मामला है। और 20 साल तक गलत मामले में सजा काटने के बाद जब युवक बाहर निकला, शादी की, तो दुल्हन जेवर लेकर फरार हो गई। कोतवाली महरौनी का ये मामला है। और फिलहाल पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस पड़ताल कर रही है। मथुरा में अवैध पार्किंग माफिया और स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने सुलह समझौता भी करा दिया, लेकिन सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। आखिर अवैध पार्किंग और गुंडों पर कार्रवाई पुलिस कब करेगी, जबकि सीएम का सख्त निर्देश है कि अवैध पार्किंग पर एक्शन लें ताकि माफिया आर्थिक रूप से मजबूत न हो सके। आए दिन मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के साथ अवैध पार्किंग पर मौजूद गुंडे मारपीट करते हैं। वायरल हो रहा वीडियो थाना बलदेव इलाके के दाऊजी मंदिर के पास का बताया जा रहा है।
बस्ती जिले की पुरानी बस्ती थाना के पुलिस और एसओजी टीम ने 4 मूर्ति चोरों को गिरफ्तार किया। बेशकीमती पुरानी मूर्तियां इनसे बरामद की गई हैं और बेशकीमती मूर्तियों की चोरी में संत कबीर नगर की पुलिस पिछले 1 साल से तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने इन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि इनका गैंग जो है कोई बड़ी योजना बना रहा है। इस सूचना पे लोग वहां गए थे और मौके से ये सारे लोग पकड़े गए। इनके पास से कुछ असलहे भी बरामद हुए हैं और कुछ चोरी की मूर्तियां, उसके कुछ पार्ट बरामद हुए। उन्नाव के असोहा इलाके में खेत के सिंचाई के लिए जा रहे किसान की गांव के ही 3 लोगों ने घेर कर लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। परिजनों की तहरीर पर गांव के ही 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। मृतक का आरोपियों से 8 महीने पहले 2000 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। एएसपी शशि शेखर ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। नामजद अभियुक्तों में से एक की गिरफ्तारी कर ली गई है, बाकियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना असोहा के ग्राम कांथा में एक व्यक्ति गुड्डू की कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट करके लाठी डंडों से उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। नामजद अभियुक्तों में से एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। लूट डकैती वाले गिरोह का खुलासा किया गया। जाली करेंसी का लालच देकर लूटपाट करते थे। गैंग के मास्टरमाइंड समेत 2 की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तारी हुई है। तो यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तारी की है। उन शातिरों को गिरफ्तार किया है जो गैंग चलाते थे और जाली करेंसी का लालच देकर लोगों को ठगा करते थे। आरोपी की महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है, जाली करेंसी का लालच देकर लूटपाट किया करते थे। खबरें लगातार जारी। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।